हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुसीकर। और आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट आस्क प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब ये जो क्वेश्चंस है ये आपके यूनिट से हैं, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। तो यूजीसी नेट पेपर 1 में जो क्वेश्चंस आए थे लेटेस्ट एग्जाम में वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग विद द सेशन मैं आपको बताना चाहूँगी दैट वी हैव लॉन्च्ड आवर रैपिड फायर रिवीजन ई बुक्स। सो फॉर पेपर 1 दीज आर द 2 ई बुक्स दैट वी आर प्रोवाइडिंग। पहली जो ई बुक है रैपिड फायर रिवीजन, उसमें पूरा सिलेबस जो है वो कॉम्प्रिहेंसिवली कवर हो रहा है। बेसिकली एक गाइड की तरह सारे 10 यूनिट्स इसमें कवर हो रहे हैं, ईजी टू अंडरस्टैंड फॉर्मेट में एंड लैंग्वेज में। ऑल्सो पीवाईक्यूज जो है वो हाईलाइटेड भी मिल जाएंगे आपको इस बुक में भी। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको यू हैव अनदर बुक दैट इज पीवाईक्यूज। तो ये जो बुक है उसमें पूरे जो पीवाईक्यूज हैं यूनिट वाइज वो कवर हो रहे हैं और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, यूनिट वाइज एंड ऑल्सो ईयर वाइज। तो वहाँ आपको वो सारे पीवाईक्यूज एक ही जगह देखने को मिल जाएंगे। ऑल्सो जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि लेटेस्ट एडिशन में हमने इसे हिंदी में भी लॉन्च करा है। सो ऑल्सो अगर आप हिंदी मीडियम से हैं सो यू कैन ऑल्सो गो एंड परचेज दीज बुक्स। अपार्ट फ्रॉम दैट इन बुक्स को परचेज करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, दैट इज़ www.eduseeker.in। इससे ज़्यादा डिटेल्स आपको लिंक में मिल जाएंगी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे सो विल गेट द मोर डिटेल्स अबाउट दीज बुक्स एंड हमारे और भी कलेक्शंस के बारे में। सो येस, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। तो जो पहला क्वेश्चन दैट वी विल बी डिस्कसिंग इज रिलेटेड टू योर न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो इसमें आपसे पूछा गया था कि क्या करेक्ट सीक्वेंस है स्टेप्स जहाँ से बिगिन होते हैं टुवर्ड्स द एंड जो पूरा प्रोसेस में अकर होता है इन अ न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ ऑब्वियसली हीट जनरेशन या एनर्जी जनरेशन। सो दीज वर द फॉलोइंग स्टेप्स जो आपको दे रखे थे, आपको इन्हें करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना था। सो नाउ यू हैव द फॉलोइंग ऑप्शंस और इसमें जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज CEBAND। सो लेट्स अंडरस्टैंड। तो देखिए एक न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होता है वो एनर्जी जनरेट करता है। कैसे जनरेट करता है एनर्जी? जब न्यूक्लियर फिजन होता है, ठीक है। अब वो न्यूक्लियर फिजन करने के लिए एक प्रोसेस फॉलो करा जाता है स्टेप बाय स्टेप। तो वो जो प्रोसेस है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप क्या करते हैं, बॉम्बार्ड करते हैं न्यूट्रॉन को। न्यूट्रॉन जो होता है उसको बॉम्बार्ड करा जाता है और फिर वो कोलाइड करता है विद रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस। फिर उसका अब्जॉर्प्शन होता है न्यूट्रॉन का बाय रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस, क्योंकि रेडियो एक्टिव के साथ उसको बॉम्बार्ड करा जाता है, उसे कोलाइड करा जाता है। फिर जो न्यूक्लियस होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है न्यूट्रॉन एंड इट बिकम्स अनस्टेबल। जब ये अनस्टेबल हो जाता है फिर इसका हम लोग करते हैं मॉडरेशन ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो एक मॉडरेटर होता है, मॉडरेटर में कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, हैवी वाटर यूज़ कर सकते हैं या ग्रेफाइट या कोई और सब्सटेंस, एंड देन उससे स्लो डाउन करा जाता है जो न्यूट्रॉन्स का प्रोसेस होता है फॉर द सस्टेन्ड रिएक्शंस। देन आप कंट्रोल चेन रिएक्शंस का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें फिजन होता है, एक फिजन प्रोसेस होता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रॉन्स को रिलीज करा जाता है। और जब ये न्यूट्रॉन्स रिलीज होते हैं तो ये ट्रिगर करते हैं फर्दर रिएक्शंस पर एक कंट्रोल्ड मैनर में, ठीक है। देन आता है हीट रिलीज का स्टेप। फिर जो एनर्जी जो जनरेट हुई है फिजन्स के थ्रू, ठीक है, उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं हीट में, जिसको आगे यूज़ करा जाता है टू जनरेट स्टीम या फिर प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। एंड फर्दर ये जो स्टेप प्रोसेस है दैट इज़ द करेक्ट स्टेप वाइज प्रोसेस जिसके थ्रू एक न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो रिलीज करता है एनर्जी इन अ सस्टेन एंड कंट्रोल्ड मैनर। सो यस, नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द करेक्ट chronological order from older to newer of following acts according to the year of enactment। तो आपने देखा होगा कि इस टाइप के जो एक्ट्स है बहुत एक्सप्लिसिटली आपके सिलेबस में भी मेंशन है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो ये क्वेश्चन कोई टफ नहीं है क्योंकि आपको इन एक्ट्स के बारे में भी पता होना चाहिए, बट इनका जो ईयर है अगर आपको सिर्फ वही पता था तो आप ये एक्ट्स जो है कि ये कौन सा एक्ट किस ईयर में आया है, अगर आपको ये बेसिक, इट्स एज बेसिक एज दैट, अगर आपको ये भी पता है देन ऑल्सो यू विल बी एबल टू पुट द करेक्ट आंसर। सो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि करेक्ट आंसर क्या है। तो देखिए करेक्ट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर 1 दैट इज B, D, C एंड A। सो हाउ लेट्स डिस्कस। तो देखिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखें तो सबसे पहले आया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो आया था 1972 में, ठीक है, ऑब्वियसली वाइल्ड लाइफ को सेव करने के लिए आया था। फिर आया था वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1974 में। फिर आया था एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट एंड देन लास्ट में आया था एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो आया था 1986 में। सो दीज वर द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 जिसमें करेक्ट सीक्वेंस फॉलो हो रहा है दैट इज B, D, C एंड A। सो यस, नाउ लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि एक जार टेस्ट करा जा रहा है, ठीक है, दैट इज डन टू डिटरमाइन कि
विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स. सो नाउ यू हैव द फॉलोइंग ऑप्शंस. तो इसमें से अगर आप जार टेस्ट कर रहे हैं किसी भी पानी का, तो फिर आप उसमें कौन से वाटर की, कौन से क्वालिटी पैरामीटर्स को चेक कर रहे हैं एक पानी की, वाटर की. सो नाउ यू हैव द फॉलोइंग ऑप्शंस एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन नंबर 4th, दैट इज टर्बिडिटी. तो देखिए, जार टेस्ट अब यूज़ करा जाता है जब आपको डिटरमाइन करनी है कि क्या ऑप्टिमम डोज है जिससे आप रिड्यूस कर सकते हैं टर्बिडिटी एक वाटर ट्रीटमेंट में. सो बेसिकली इसमें क्या होता है, इसमें स्टिमुलेट करा जाता है कोगुलेशन को, फ्लोकुलेशन को और सेडिमेंटेशन को. ठीक है, अब ये जो प्रोसेस होता है इसको आप आइडेंटिफाई करते हैं कि कैसे जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वाटर में वो इफेक्टिवली रिमूव कर सकते हैं. ठीक है, सो बेसिकली आप ये समझिए कि यू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर. ठीक है, अब एक यू हैव अ ग्लास जो डर्टी है, ठीक है, मडी वाटर है जिसमें. ठीक है, अब आपको उसको क्या करना है, क्लीन करना है, क्लियर करना है. तो अब आप क्या करेंगे, नाउ यू आर ट्राइंग टू ऐड डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ क्लीनिंग पाउडर उसमें. अब ये जो क्लीनिंग पाउडर्स हो गए ना, इसी को आप कोगुलेंट बोल सकते हैं. 2 डिफरेंट ग्लासेस, ठीक है, और फिर आप उसको स्टिर कर रहे हो. बट आफ्टर सम टाइम जो डर्ट है, जो वो मडी वाटर में जो डस्ट है या डर्ट के पार्टिकल्स हैं, वो साथ में एक क्लस्टर सा बना लेते हैं और फिर वो बॉटम में एकदम जार के सेट डाउन हो जाते हैं, इस ग्लास के या जार के सेट डाउन हो जाते हैं एकदम बॉटम में जाके. तो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली व्हाट इज अ जार टेस्ट. ठीक है, डस मतलब एक जार टेस्ट में ये होता है कि जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं ना, वो फिगर आउट कर लेते हैं कि क्या राइट अमाउंट ऑफ केमिकल जो है या कोगुलेंट जो है वो ज़रूरी है हमें उस पानी को साफ़ करने के लिए. तो उससे क्या होता है कि वो जो पानी है उसको हम लेस डर्टी या फिर लेस मडी कर सकते हैं, एंड विच इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज टर्बिडिटी. नाउ व्हाई अदर ऑप्शंस आर इनकरेक्ट, बिकॉज सबसे पहले डिस्कस करते हैं pH 1. सो दैट इज pH जो होता है वो मेजर करा जाता है विद pH मीटर. pH को आप किसी जार टेस्ट से टेस्ट नहीं कर सकते हैं. सो दैट इज वाई ये करेक्ट नहीं है. सेकेंड है कि दैट इज BOD एंड COD. सो बेसिकली जो BOD होता है दैट इज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, और जो COD होता है वो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है. और ये बेसिकली मेजर करते हैं ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स वाटर में, और फिर उनको टेस्ट करा जाता है यूजिंग बायोकेमिकल BOD के केस में और केमिकल ऑक्सीडेशन मेथड्स के थ्रू. ठीक है, जार टेस्ट के थ्रू आप इसे टेस्ट नहीं कर सकते. सो बेसिकली जो BOD होता है वो ये बताता है कि कितनी ऑक्सीजन जो है दैट इज नीडेड टू ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक वेस्ट जो वाटर में है. ठीक है, जैसे सीवेज वगैरह में. वेयर एज COD जो होता है वो सिमिलर होता है टू BOD बट थोड़ा फास्टर होता है. तो इट टेल्स कि हाउ मच केमिकल ऑक्सीडेंट इज नीडेड टू ब्रेक द वेस्ट. सो there is no jar involves. So therefore the correct answer was option number 4th, which is turbidity. Now let's move with the next question. So the next question is, which of the following are true about polycyclic aromatic hydrocarbons? So now you have the following statements. आपको ये बतानी है कि PAHs से related जो statements हैं दी गई हैं इनमें से कौन सी correct है. So now read the statement wisely and then answer the correct one. So the correct answer for this question is your option number 4th की जो स्टेटमेंट A है एंड जो स्टेटमेंट D है दे आर ट्रू. ऑल्सो जब इस टाइप के क्वेश्चन आए मल्टीपल स्टेटमेंट्स वाली, ज़रूरी है आपकी क्वेश्चन को एक बार पढ़ लें कि उसमें ट्रू पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है या पूछा गया है कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि हमेशा ये अजम्पशन मत लेके जाइएगा कि ट्रू ही स्टेटमेंट पूछी गई है. एक बार रीड ज़रूर कर लीजिएगा. सो येस, द करेक्ट आंसर इज A एंड D. सो लेट्स डिस्कस. तो देखिए, सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि PHS होते क्या हैं. तो दैट इज पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स. ये ग्रुप होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो फॉर्म होते हैं ड्यूरिंग एन इनकम्प्लीट कंबशन. अगर फॉसिल फ्यूल का कंबशन हो रहा है, ठीक है, आप किसी भी फॉसिल फ्यूल को जला रहे हैं, चाहे ठीक है वुड हो, टोबैको हो, ऑर्गेनिक मैटर हो, तो अगर उनका कंबशन हो रहा है और वो इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो PHS जो है वो प्रोड्यूस होते हैं. ये कार्सिनोजेनिक होते हैं, मतलब ये इतने हार्मफुल होते हैं कि ये कैंसर कॉजिंग सब्सटेंसेस होते हैं, कि इनकी वजह से कैंसर भी कॉज हो सकता है. एंड इट इज़ फाउंड इन एयर पॉल्यूटेंट्स एंड इसी वजह से बहुत ज़्यादा ये सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल कंसर्न है कि इन्हें कैसे रिड्यूस करा जाए. फाइन, ठीक है. नाउ लेट्स चेक ईच स्टेटमेंट जो आपके ऑप्शंस भी दे रखी थी. तो पहली जो स्टेटमेंट थी A वो ट्रू है, बिकॉज जो PHS होते हैं दे आर कार्सिनोजेंस. ठीक है, और वो एसोसिएटेड होते हैं लंग, स्किन एंड ब्लैडर कैंसर से. तो ये स्टेटमेंट ट्रू है. देन द सेकेंड स्टेटमेंट इज फॉल्स, जिसमें बोला गया था कि दे आर फॉर्म्ड व्हेन मिनिमम 10 बेंजीन रिंग्स आर फ्यूज टुगेदर. तो ऐसा कुछ नहीं है. PH कंटेन एटलीस्ट 2 बेंजीन रिंग्स. ठीक है, एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि 10 होनी चाहिए या 10 से ज़्यादा होनी चाहिए. देन थर्ड स्टेटमेंट जो है वो भी फॉल्स है. उसमें बोला गया था कि फॉर्मेल्डिहाइड एक एग्जाम्पल है PAH का, वेयर इज फॉर्मेल्डिहाइड जो है वो एग्जाम्पल नहीं है, वो एक सिंपल एल्डिहाइड का एग्जाम्पल है.
डी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है कि पीएचएस जो होते हैं दे आर फॉर्म ड्यू टू कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर कोल, पेट्रोल, डीजल इन सबको बर्न करा जाता है तो फिर ये प्रोड्यूस होते हैं. सो दैट इज द करेक्ट आंसर. So the correct answer is so therefore the correct answer is option number 4, which is option A and D. So basically जो PHS होते हैं पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, वो हार्मफुल केमिकल कंपाउंड्स होते हैं. आप ये याद रखिएगा, जब हम किसी चीज़ को जलाते हैं, जैसे कि जो फॉसिल फ्यूल होता है, कोल, पेट्रोल, डीजल, वुड या फिर इवन टोबैको को, तो जब वो बर्न होते हैं तो वो कम्प्लीटली बर्न नहीं होती, और जब वो कम्प्लीटली बर्न नहीं होते वो एक ब्लैक स्मोक जो है वो रिलीज़ करते हैं एनवायरनमेंट में, जो बहुत हार्मफुल होता है, जिसकी वजह से एक डेंजरस एयर पॉल्यूटेंट फॉर्म होता है. एंड दीज आर पीएचएस, एंड ये जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा कैंसर कॉजिंग होते भी हैं. सो देयरफॉर दैट इज़ वाई इट इज़ द हाइएस्ट कंसर्न. रिस्क असेसमेंट के स्टेप्स पूछे गए थे इनिशियल टू फाइनल. सो नाउ यू हैव द फॉलोइंग ऑप्शंस. अब ये जो स्टेप्स हैं इनको आपको करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है. सो नाउ यू हैव द फॉलोइंग ऑप्शंस, एंड इसमें जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर 3, दैट इज CADNP. सो लेट्स डिस्कस. तो देखिए, रिस्क इन्वॉल्वमेंट जो होता है वो इन्वॉल्व करता है 4 मेजर स्टेप्स को. पहला स्टेप आता है कि आपको जो हज़ार्ड हुआ है उसका आइडेंटिफिकेशन करना है. ठीक है, आप आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो हार्म हुआ है वो किस वजह से हुआ है. ठीक है, फिर उसके बाद एक्सपोजर का असेसमेंट होता है कि अब आपको ये डिटरमाइन करना है कि जो हज़ार्ड हुआ है उसने कितने ज़्यादा लोगों को नुकसान पहुंचाया है, कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है. ठीक है, अब तो वो हो गया, फिर उसने कितना नुकसान पहुंचाया, और फिर आपको देखना है कि क्या रिस्क कैरेक्टराइजेशन था, मतलब आप इवैल्यूएट करोगे कि कितनी सिवियरिटी रही थी किसी भी हज़ार्ड की. ठीक है, और कितना ज़्यादा इसने इसका रिस्क है पर्टिकुलरली. देन आप जो भी रिस्क है आपने कैरेक्टराइज कर लिया कि अच्छा ये इसका रिस्क हो सकता है, तो आप उसको अब मैनेज करोगे कि कैसे उस रिस्क को कम करा जाए. तो अब ऐसी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करोगे, ऐसी स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट करोगे कि वो जो रिस्क है वो रिड्यूस हो जाए. सो देयरफॉर द करेक्ट सीक्वेंस विल बी ऑप्शन नंबर 3, दैट इज CADNP. सो नाउ लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अगर अर्थक्वेक होता है तो उस जो अर्थक्वेक डिस्ट्रक्शन कॉज करता है उसका अमाउंट जो है वो हम कैसे मेजर करते हैं. सो नाउ यू हैव द फॉलोइंग ऑप्शंस, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज मर्कली स्केल. सो देखिए, मर्कली स्केल जो होता है वो मेजर करता है कि क्या अमाउंट ऑफ डिस्ट्रक्शन जो है और क्या इफेक्ट रहा है एक अर्थक्वेक का ऑन पीपल, बिल्डिंग या एनवायरनमेंट में, कितना हार्म पहुंचाया है, कितनी बिल्डिंग्स को नुकसान हुआ है, कितनी प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ है, कितने लोगों की डेथ हुई है. सो इट इज़ अ सब्जेक्टिव स्केल, बिकॉज ये ऑब्वियसली डिपेंड करता है अब जो ऑब्जर्वेशन उस एरिया में जहाँ पे अर्थक्वेक आया है. ठीक है, और फिर उसकी रिपोर्टिंग करी जाती है, एंड ठीक है, और ये बहुत ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे रिपोर्टिंग करी जाती है, इसमें साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ नहीं करा जाता. सो बेसिकली इट यूजेस रोमन नंबर्स एंड टू डिस्क्राइब कि क्या इंटेंसिटी रही थी एक अर्थक्वेक की इन टर्म्स ऑफ शेकिंग एंड कॉजिंग द डैमेज. वेयरएज अगर हम बात करें रिचर स्केल की एंड मैग्नीट्यूड स्केल की, तो ये मेजर करते हैं जो एनर्जी रिलीज होती है बाय एन अर्थक्वेक. ठीक है, किसी भी अर्थक्वेक के थ्रू जो एनर्जी रिलीज हुई है वो मेजर करने के लिए रिचर स्केल और मैग्नीट्यूड स्केल को यूज़ करा जाता है, बट उसके इफेक्ट्स को मेजर करने के लिए नहीं. वेयरएज जो इंटेंसिटी स्केल होता है दैट इज अ जनरल टर्म. ठीक है, एंड इट इज नॉट अ स्पेसिफिक मेजरमेंट सिस्टम. सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज मर्कली स्केल, विच इज द करेक्ट आंसर. जो डिस्ट्रक्शन मेजर करता है that is caused by the earthquake. So yes, now let's move with the next question. So the next question is, what is the mission of International Solar Alliance? तो जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस हुआ है उसका मेन मिशन क्या है? सो नाउ यू हैव द फॉलोइंग ऑप्शंस, और इसमें जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर 3 कि एवरी होम नो मैटर हाउ फार अवे विल हैव लाइट एट होम. सो बेसिकली जो मिशन है दैट इज़ इंटरनेशनल सोलर मिशन ISA, हमने ई बुक में भी बहुत डिटेल में कवर करा है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जस्ट इन केस अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ के जाइएगा. सो जो ISA है दैट इज़ टू इंश्योर कि जितने भी घर हैं नो मैटर हाउ फार अवे दे शुड हैव लाइट एट होम. अब ISA जो है इसका इनिशिएटिव ये है कि आपको सोलार एनर्जी को यूज़ करना है, उसको प्रमोशन करना है, उसको प्रमोट करता है वर्ल्ड वाइड, स्पेशली इन कंट्रीज जहाँ पे देयर इज़ अ लॉट ऑफ सनलाइट. तो गोल तो यही है कि जो भी सोलर पावर जो है उसे मोर अफोर्डेबल बनाना है, एक्सेसिबल बनाना है एंड रिलायबल बनाना है, ताकि जो इवन जो रिमोट एंड रूरल एरियाज हैं वहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी को पहुँचाया जा सके, लाइटिंग को पहुँचाया जा सके. जब हम सोलर एनर्जी को एक्सपैंड करेंगे, ठीक है, तो दैट इज़ वन ऑफ द एम ऑफ ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस कि हम
रिड्यूस करेंगे डिपेंडेंसी अपनी फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर, और हम एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट जो है उस पर डिपेंड कर पाएंगे. सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 कि एवरी होम नो मैटर हाउ फार अवे विल हैव द लाइट एट होम which best matches with ISS mission. So yes, that is the correct answer. Now let's move with the next question. So the next question is, because of biochemical oxygen demand BOD, dissolved oxygen of a water body is what? वो increase होती है, decrease होती है, या फिर वो remain unchanged रहती है, या initially increase होती है फिर बाद में decrease होती है. तो BOD का क्या इम्पैक्ट होता है DO के ऊपर, तो वो आपको बताना है. सो सी द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 विच इज डिक्रीज. तो ये समझिए कि जो BOD है दैट इज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, दैट इज रिफर टू द अमाउंट की कितनी ऑक्सीजन जो है वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिक्वायर करता है कि उसे ब्रेक डाउन करना पड़े ऑर्गेनिक मैटर पे, ऑर्गेनिक मैटर को जो वाटर में प्रेजेंट है, ठीक है, जो ऑर्गेनिक मैटर बॉडीज है वो जो वाटर में प्रेजेंट है उनको ब्रेक डाउन करने के लिए जितना माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन की डिमांड होगी उसको हम बोलते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड. जब हाई BOD होती है तो ऑब्वियसली ज़्यादा ऑक्सीजन जो है को कंज्यूम करता है बैक्टीरिया ताकि वो डिकम्पोज कर पाए ऑर्गेनिक वेस्ट को. सो देयरफॉर एज ए रिजल्ट जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है वाटर में वो डिक्रीज हो जाती है बिकॉज वो यूज ज़्यादा हो रही है बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 दैट इज डिक्रीज. सो यस. Now let's move with the next question. So the next question is, which of the following are consequences of global warming? So global warming के consequences इनमें से आपको identify करने थे and then आपको इसमें से correct options जो हैं वो choose करने थे. So now you have the following options and the correct answer is your option number 4, that is all of these A, B, C, D and E. These all are the consequences of global warming. So let's discuss. तो देखिए global warming जो है उसके बहुत सारे consequences होते हैं, environmental भी होते हैं और वैसे भी social consequences भी होते हैं. So therefore the correct answer is कि सारे options correct हैं. अब उन्हें discuss करते हैं. तो देखिए सबसे पहला जो दे रखा था वो था कि change होती है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल. तो ये करेक्ट है क्योंकि जो ग्लोबल वार्मिंग है उसकी वजह से टेम्परेचर जो है वो इतना इंक्रीज हो रहा है आजकल कि देयर इज मोर इवेपोरेशन, ठीक है, एनवायरनमेंट में रेनफॉल के पैटर्न्स चेंज हो गए, किसी जगह हो रही है, किसी जगह नहीं हो रही, किसी जगह नहीं हो रही तो बिल्कुल नहीं हो रही, किसी जगह हो रही है तो फ्लड आई जा रहे हैं, ठीक है. एंड सो दैट इज वाई कि ये जो है चेंज आया है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में, तो ये ट्रू है. देन स्पीशीज का माइग्रेशन हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो ये भी करेक्ट है बिकॉज टेम्परेचर राइज हो रहा है तो जो एनिमल्स हैं जो वो मूव करेंगे ना ऑब्वियसली कूलर एरियाज में जैसे कि माउंटेन्स में या फिर कहीं और सर्वाइव करने के लिए. सो स्पीशीज माइग्रेट कर रही हैं ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग क्योंकि जिस एरिया में जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर राइज हो रहा है वहाँ पे सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो रहा है. देन द नेक्स्ट इज चेंज इन ओशन सर्कुलेशन. तो ये भी करेक्ट है बिकॉज यू नो जो वार्मिंग का जो इफेक्ट होता है वो ओशन के करंट्स में भी होता है एंड ये कंट्रोल करता है वेदर पैटर्न्स को और क्लाइमेट को डिफरेंट रीजन में. सो ये भी एक एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स को लीड कर सकता है. देन नेक्स्ट इज ओशन एसिडिफिकेशन. तो जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एयर में एब्जॉर्ब होता है बाय ओशंस, ठीक है, सो इट मेक द वाटर मोर एसिडिक. तो ऑब्वियसली ये मराइन लाइफ को जो है हार्म करता है कोरल्स में, शेलफिश को, ठीक है. सो देयरफॉर दिस इज ऑल्सो द करेक्ट स्टेटमेंट. देन द नेक्स्ट स्टेटमेंट वॉज कि सी लेवल जो है वो राइज हो रहा है तो ऑब्वियसली राइजिंग टेम्परेचर की वजह से जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो रहे हैं, आइस शीट्स जो है वो मेल्ट हो रही हैं, इनकी वजह से जो सी लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है. देयरफॉर इट लीड्स टू कोस्टल फ्लडिंग एंड ऑल. सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर ये है कि जो सारे कॉन्सिक्वेंसेज बताए गए थे दे आर रिलेटेड टू ग्लोबल वार्मिंग, दे आर द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एज वेल. सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 which is A, B, C and D and E. All the statements are correct. Now let's move with the next question. So the next question is, इसमें आपको बताना था which of the following is not a disease जो cause होती है due to exposure of UV rays, ultraviolet rays and one of the environmental hazards due to ozone layer depletion. ठीक है, अब ये आपको बताना था कि कौन सी डिजीज ऐसी है जो इसकी वजह से कॉज नहीं हो रही, ठीक है, ये पूछा गया है. कौन सी हो रही ये नहीं, कौन सी नहीं हो रही ये पूछा गया है. सो नाउ यू हैव द फॉलोइंग ऑप्शंस एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन नंबर 3 दैट इज टेराटोमा. सो बेसिकली जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं फ्रॉम द सन वो बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स को कॉज करती हैं, ठीक है. सो बेसिकली जो यूवी रेज होती हैं वो हार्मफुल भी होती हैं बिकॉज अगर बहुत ज़्यादा यूवी रेडिएशन हमारे अर्थ तक आजकल रीच करिए बिकॉज ऑफ द ओजोन डिप्लीशन तो वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स जो हैं वो देखने को मिलती हैं. मेलानोमा जो है वो एक स्किन कैंसर है जो एक्सेसिव यूवी रेडिएशन की वजह से ही कॉज होता है.
देन द नेक्स्ट इज एरिथेमा। तो ये भी जो स्किन डिसऑर्डर है ये भी यूवी एक्सपोजर की वजह से होता है। इसमें क्या होता है, स्किन जो होती है वो रेड होने लगती है। एंड देन कार्सिनोमा, तो ये भी इट इज़ अनदर टाइप ऑफ स्किन कैंसर दैट इज लिंक टू यूवी रेडिएशन। वेयर एज जो टेराटोमा है दैट इज नॉट कॉज्ड बाय यूवी रेज। ये एक टाइप ऑफ ट्यूमर होता है जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज की वजह से फॉर्म होता है। इट इज प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, ठीक है, एंड ये यूवी एक्सपोजर की वजह से रिलेटेड नहीं है। इट्स द birth related problem. So therefore the correct answer is your option number 3rd. Now let's move with the next question. So the next question is which of the following are true about pyrolysis. So pyrolysis एक जो process होता है उससे related आपको statements दे रखी हैं and now you have to choose the correct answer from the options given below कि कौन सी statements जो हैं वो correct हैं with regard to this process. So the correct answer for this question is your option number 2nd कि A, C and D and E are correct. जो B statement है that it is done in the presence of oxygen वो wrong है. So let's discuss. तो देखिए सबसे पहली जो statement है वो ये कहती है कि it produces, जो pyrolysis का जो process है, it produces less air pollution than complete इंसिनरेशन। तो ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है क्योंकि पायरोलिसिस जो होती है वो अकर होती है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। तो जो हार्मफुल कंबशन होता है, ठीक है, तो वो उसका जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं उसके फॉर्मेशन को ये प्रिवेंट करता है, ठीक है। अब जैसे कि डाइऑक्सिन्स हो गए, फुरान्स हो गए, तो ये कॉमन होते हैं जब ये जो प्रोसेस होता है इंसिनरेशन वाला। सी स्टेटमेंट जो थी वो भी करेक्ट है कि इंस्टेड ऑफ ऑक्सीडेशन a complex series of decomposition and other chemical reactions take place। तो ये करेक्ट है। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है बिकॉज जो पायरोलिसिस का जो प्रोसेस होता है वो थर्मल डिकम्पोजिशन को इन्वॉल्व करता है ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल विदाउट ऑक्सीजन, जिसकी वजह से लीड टू केमिकल ब्रेकडाउन रादर देन ऑक्सीडेशन। देन जो डी स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट है कि पायरोलिसिस मेनी टाइम्स जनरेट करता है यूजफुल मटेरियल्स। तो ये भी ट्रू है बिकॉज ये जो पूरा प्रोसेस होता है बहुत वैल्यूएबल प्रोसेस होता है बिकॉज बहुत सारे बायो प्रोडक्ट्स जो है वो ये यील्ड करता है, जैसे कि बायोचार, बायो ऑयल, सिनगैस। तो इनको आप यूज़ कर सकते हैं एज अ फ्यूल या एज अ रॉ मटेरियल्स, ठीक है, और ये एनवायरमेंट फ्रेंडली भी होते हैं। देन ई जो स्टेटमेंट है वो ये कहती है कि पायरोलिसिस इज अ हाई टेम्परेचर थर्मल प्रोसेस, एक ऑल्टरनेटिव है टू इंसिनरेशन। ऑब्वियसली इट इज ट्रू क्योंकि पायरोलिसिस ऑपरेट करता है हाई टेम्परेचर्स में जो टिपिकली रेंज करते हैं 300 डिग्री सेल्सियस टू 900 डिग्री सेल्सियस, एंड इट इज कंसिडर्ड एज एन ऑल्टरनेटिव टू इंसिनरेशन क्योंकि इसकी जो एबिलिटी है दैट इज टू रिकवर एनर्जी एंड रिड्यूस एमिशन। एनर्जी तो जनरेट हो रही है बल्कि एमिशंस जो है वो भी रिड्यूस हो रहे हैं। सो therefore that is the correct one. जो भी है वो फॉल्स है कि इट इज़ डन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। मैं पहले भी मेंशन कर चुकी हूँ कि इट इज़ नॉट डन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो पायरोलिसिस अकर करा जाता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, बहुत लिमिटेड। अगर ऑक्सीजन होगी भी तो बहुत ही लिमिटेड प्रेजेंस उसकी होगी एंड इट इज़ ऑन दिस बेसिस कि इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं फ्रॉम कंबशन या फिर इंसिनरेशन से। सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज योर ऑप्शन नंबर 2nd विच इज़ A, C, D and E. So yes, now let's move with the next question. So the next question is which of the following is an example of natural climate forcing. So now you have the following options and the correct answer for this question is option number 2nd, that is volcanic eruptions. So basically natural climate forcing जो टर्म है वो हम रिफ़र करते हैं जब अर्थ का जो क्लाइमेट है वो चेंज होता है पर वो नेचुरल फैक्टर्स की वजह से चेंज होता है, ह्यूमन की एक्टिविटीज़ या एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ की वजह से नहीं, ठीक है। नेचुरली वो अर्थ के एनवायरनमेंट की वजह से चेंज हो रहा है अर्थ का जो क्लाइमेट है। तो ऐसी जो एक्टिविटीज़ होती हैं दैट इज़ कॉल्ड एज नेचुरल क्लाइमेट फोर्सिंग। सो जो वॉल्केनिक इरप्शंस हैं वो लार्ज अमाउंट ऑफ ऐश, डस्ट, सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में, जो सनलाइट को ब्लॉक भी कर सकता है, टेम्परेरी कूल भी कर सकता है अर्थ सरफेस को। तो देयरफॉर ये करेक्ट है। वेयर एज जो कूलिंग इफेक्ट है, ठीक है, वेयर एज जो ग्रीन हाउस गैसेस है, लैंड यूज चेंजेस एंड ट्रोपोस्फेरिक एरोसोल्स है, ये सब प्राइमरली अब इन्फ्लुएंस होते हैं बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, ठीक है। वॉल्केनिक इरप्शन में ह्यूमन एक्टिविटीज़ का कोई रोल नहीं होता, वो तो नेचुरली अकर हो रहे हैं, ठीक है, और वो क्लाइमेट को भी इम्पैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, पर इसमें ह्यूमन का कोई इंटरवेंशन नहीं है। वेयर एज ग्रीन हाउस गैसेस में ह्यूमन का है क्या कहते हैं इंटरवेंशन, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग इतनी कार्स यूज़ करते हैं, इतनी ज़्यादा AC वगैरह चल रहे हैं जिनकी वजह से हाइड्रोकार्बन्स जो है रिलीज हो रहे हैं एनवायरनमेंट में, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस हो रही हैं। फिर लैंड यूजेज चेंजेस भी हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से हो रहा है, ह्यूमंस की वजह से। इवन जो ट्रोपोस्फेरिक एरोसोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं व्हीकल्स की वजह से, तो वो भी उसमें भी ह्यूमन का पार्ट है। वेयर इज वॉल्केनिक इरप्शन में ह्यूमन का कोई रोल है नहीं अभी तक। तो सो देयरफॉर जो कूलिंग इफेक्ट होता है फ्रॉम वॉल्केनिक इरप्शंस दैट कैन लास्ट फॉर मंथ्स और इवन ईयर्स, सो डिपेंडिंग ऑन द स्केल ऑफ इरप्शन। सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2nd विच इज वॉल्केनिक इरप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि क्योटो प्रोटोकॉल जो थी
उसने टारगेट करा था, ठीक है, कुछ कि देयर इज दिस फिक्स target for the reduction of concentration of greenhouse gases below 1990 level during the first commitment period 2008 to 12 by state parties. So वो जो टारगेट था वो कितना था ये आपको बताना था. सो नाउ यू हैव द फॉलोइंग ऑप्शंस और जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर सेकेंड विच इज़ 5.2%. तो देखिए जो क्योटो प्रोटोकॉल थी सबसे पहले याद रखिएगा दैट वाज कंडक्टेड इन 1997 और ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी थी जो एम करती थी कि आपको ग्रीन हाउस गैसेज जो है उसका एमिशन जो है उसको कॉम्बैट करना है, क्लाइमेट चेंज को अच्छा करने के लिए. तो जो फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड था दैट बिलोंग्स फ्रॉम 2008 टू 2012. जो डेवलप कंट्रीज एनेक्स 1 पार्टीज थी उन्होंने अग्री करा था कि वो रिड्यूस करेंगे कलेक्टिवली ग्रीन हाउस गैसेज का एमिशंस बाय 5.2%, ठीक है, दैट इज बिलो 1990 लेवल्स. अपार्ट फ्रॉम दैट जो लीगली बाइंडिंग टारगेट्स थे कि हर कंट्री जो है उसको स्पेसिफिक रिडक्शन करना है टारगेट्स का विद ओवरऑल रिडक्शन आना चाहिए दैट इज 5.2%. ग्रीन हाउस रिडक्शन की अगर बात करी जाए ग्रीन हाउस गैसेस रिडक्शन के स्कोप की तो उसमें गैसेस जो आपको रिड्यूस करनी है वो हो गई कार्बन डाइऑक्साइड, CH4, N2O नाइट्रोजन ऑक्साइड, HFCs हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है, परफ्लोरोकार्बन्स PFCs एंड SF6. सो इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म की बात करी जाए तो इट इंक्लूडेड इमिशन ट्रेडिंग, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म्स एंड जॉइंट इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस. सो यस लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ कि इसमें टाइप ऑफ ऑक्सीडेंट्स दे रखे हैं एंड इफेक्टिव ऑर्गन्स दे रखे हैं कि क्या टॉक्सिकेंट का इफेक्ट रहता है किसी ऑर्गन के ऊपर, ठीक है, और कौन सा टॉक्सिकेंट किस ऑर्गन को इफेक्ट करता है, तो वो आपको करेक्टली मैच करना है. एंड नाउ यू हैव टू चूज़ द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो और जिसका करेक्ट आंसर है दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर 1. सो लेट्स डिस्कस. तो देखिए सबसे पहले आपका आ गया नेफ्रोटॉक्सिक विच वॉज ए, तो वो करेक्ट मैच करता है सेकेंड से दैट इज किडनी, क्योंकि ये जो टॉक्सिन्स होते हैं वो किडनी को डैमेज करते हैं, ठीक है. देन द नेक्स्ट इज हिमाटोटॉक्सिक, तो ये मैच करता है फोर्थ के साथ दैट इज ब्लड, क्योंकि ये जो टॉक्सिन्स होते हैं ये ब्लड सेल्स को अफेक्ट करते हैं और क्लॉटिंग मैकेनिज्म जो है वो इनकी वजह से होता है. देन नेक्स्ट इज पल्मोनोटॉक्सिक, तो इट इफेक्ट्स लंग्स एंड ये जो सब्सटेंस होता है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को बेसिकली इफेक्ट करता है. देन नेक्स्ट वॉज डी विच वॉज हेपाटोटॉक्सिक, तो ये लिवर को डैमेज करता है. सो दीज आर द करेक्ट मैचेस. सो येस नाउ लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपको मिलेनियम एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दिए गए हैं, ठीक है, और उनके टारगेट्स दे रखे हैं. सो नाउ यू हैव टू चूज़ द करेक्ट ऑप्शन क्योंकि इसमें आपको करेक्टली मैच करना है, ठीक है. ये याद रखिएगा कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो हैं वो आपके 2000 में आए थे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2015 में आए थे. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है वो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के सक्सेसर हैं, ठीक. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकेंड. नाउ लेट्स मूव. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकेंड. सो हाउ लेट्स डिस्कस. तो देखिए जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं दे आर अ सेट ऑफ 8 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के कितने गोल्स हैं? 17 गोल्स हैं. MDGs के 8 गोल्स हैं, ठीक है. टारगेट्स जो है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के वो 21 टारगेट्स हैं. देन द नेक्स्ट इज कि गोल्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कितने हैं? तो 17 हैं जैसे मैंने आपको बताया, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के जो टारगेट्स हैं वो 169 हैं. तो एक बार एग्जाम में जाने से पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अच्छे से रिवाइज करके जाइएगा. हमेशा इसमें से क्वेश्चन होता है एनवायरमेंट के यूनिट में. ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के कितने गोल्स होते हैं, और ये जो मैच ऑफ द फॉलोइंग था ये बेसिक था. इसके अलावा जो गोल्स की जो लिस्ट है वो भी आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन से 8 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल हैं और क्या उनका करेक्ट ऑर्डर है कि गोल 1 क्या है, गोल सेकंड क्या है, गोल थर्ड क्या है, क्योंकि कभी कभी वो गोल्स भी मैच द फॉलोइंग में लगाने को आ जाते हैं. सो यस नाउ लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपसे फुल फॉर्म पूछा गया था POPs का एंड नाउ यू हैव द फॉलोइंग ऑप्शंस और इसमें जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर 1 विच इज परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट. सो बेसिकली POPs स्टैंड फॉर परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट. ये एक टॉक्सिक केमिकल होता है दैट रिमेन इन द एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा टाइम तक, इसीलिए इसे परसिस्टेंट इसका नाम वहाँ से आया है. तो ये अक्यूमुलेट हो जाता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में और सीरियस हेल्थ रिस्क जो है वो पोज करता है. एंड दीज आर देयर एग्जाम्पल DDT, PCBs एंड डायोक्सिन्स. Now let's move with the next question. So the next question is, now let's move with the next question. So the next question is, which of the following are essential requirements for the formation of photochemical smog? So इनमें से कौन कौन से required हैं photochemical smog के formation के लिए, ये आपको choose करने थे. Now you have the following options और इसमें जो correct answer है that is your option number 4th, that is B, D and E. So basically जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो
डाइऑक्साइड जो है वो की रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि ये रिएक्ट करता है सनलाइट के साथ एंड इट फॉर्म ओजोन एंड अदर पॉल्यूटेंट्स। वेयर इज वो द नेक्स्ट इज वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो ये भी रिएक्ट करते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से सनलाइट में टू फॉर्म सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स, ठीक है, इंक्लूडिंग ओजोन एंड सनलाइट। सनलाइट जो है वो नेसेसरी एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करती है ताकि जो फोटोकेमिकल रिएक्शन है वो कंप्लीट हो पाए, वो लीड हो पाए टू द फॉर्मेशन ऑफ स्मोक। सो देयरफॉर दैट इज द करेक्ट आंसर। सो बेसिकली फोटोकेमिकल स्मोक होता क्या है, ये एक टाइप ऑफ एयर पॉल्यूशन होता है दैट फॉर्म्स जब सनलाइट रिएक्ट करती है कुछ केमिकल्स के साथ एयर में, ठीक है, एंड इट लुक्स लाइक डर्टी हेज, आपने देखा होगा स्काई में, एंड इट मेक्स ब्रीदिंग डिफिकल्टीज। सो दैट इज बेसिकली इट इज़ फोटोकेमिकल स्मॉग। और जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, वो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और सनलाइट है। So yes, this was all for today's video. I hope you find this video helpful. Then please do like, share and comment, and stay tuned for the more upcoming videos. Thank you.